So we'll solve next question of semiconductors. Example 14.2 बहुत सिंपल क्वेश्चन है. A pure मतलब कौन सा? Intrinsic. A pure silicon crystal at temperature 300 Kelvin has electron and hole concentration 1.5 into 10 power 16 meter per meter cube each. Ne equal to NH. ये Ne equal to NH क्यों लिखा है? क्योंकि ये प्योर सेमीकंडक्टर है. और अगर आपको याद होगा प्योर सेमीकंडक्टर के केस में, इफ यू रिमेम्बर, इन केस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, याद है क्या प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स. तो हमारे पास एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल था, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स थे सेम, और वो कितने थे? 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब. 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब. और अगर आपको याद होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स सेम होते हैं, तो हम इसको डिनोट करते हैं Ni से. तो Ni मतलब नंबर ऑफ कैरियर्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है, तो इसको Ne बोलो या NH बोलो या Ni बोलो, एक ही बात है. तो वी डिनोटेड बाय Ni. नंबर ऑफ कैरियर्स को डिनोट करते हैं Ni से. तो फिर Ne और NH मैं यहां से हटा देता हूं. आई विल जस्ट राइट डाउन Ni. यहां तक क्लियर? ऐसा क्यों लिखा? सिंस number of electrons, number of holes and number of intrinsic carriers are same, then doping of indium increases NH2 4.5 into 10⁻22. जब हमने इंडियम डोप किया तो नंबर ऑफ होल्स बढ़ गए. कितने हो गए? 4.5 into 10⁻22 हो गए. नंबर ऑफ होल्स बढ़ गए, मतलब इंडियम कौन से टाइप का इम्प्योरिटी है? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है. यहाँ तक क्लियर? अब आगे आपसे पूछा है कैलकुलेट Ne फॉर डोप सिलिकॉन क्रिस्टल. तो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में Ne और NH और Ni सेम था. फिर हमने डोपिंग किया, डोपिंग की वजह से NH बढ़ गया. कितना हो गया? 4.5 हो गया. तो डोप सिलिकॉन क्रिस्टल में नंबर ऑफ होल्स तो बढ़ गए और वो दिए है, लेकिन क्या नहीं दिया है? Ne नहीं दिया है. वो क्या है? वो पूछा है. क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किसमें? डोप्ड क्रिस्टल में. तो अगर आपको याद होगा, मैंने कल ही बताया था. नहीं याद होगा तो मैं आज वापस बता देता हूँ. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स को मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन Ni इंटू Ni, तो Ni इंटू Ni स्क्वायर. हमको क्या फाइंड करना है? Ne फाइंड करना है. तो क्या आएगा? Ni स्क्वायर बाय NH आएगा. वेरी गुड. तो अभी आपके पास Ni स्क्वायर, Ni की वैल्यू है क्या? यस. 1.5 10⁻16 का स्क्वायर. NH है क्या? यस. कितना है? 4.5 इंटू 10⁻22. अब इसको सॉल्व करने के लिए 1.5 का स्क्वायर बिल्कुल नहीं करना. क्यों नहीं करना? समझ में आ जाएगा. 1.5 का स्क्वायर मतलब 1.5 इंटू 1.5. 10⁻16 का स्क्वायर मतलब 10⁻32. नीचे कितना है? 4.5 10⁻22 है. तो ये आ जाएगा 1 जा, ये आ जाएगा 3 जा, ये आ जाएगा 1 जा, ये आ जाएगा 0.5 जा. और नीचे 10⁻22 है, ऊपर 10⁻32 है. 10⁻10. तो 0.5 10⁻10 पर मीटर क्यूब, मतलब Ne की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब. क्वेश्चन हो गया खत्म. बाय. So let us go ahead with next and the last question of this chapter. तो बहुत छोटा चैप्टर था, क्वेश्चंस भी बहुत कम है. अगला क्वेश्चन, refer to figure A shown below and find the resistance between point A and B when an ideal diode is forward biased and reverse biased. अब सबसे पहले तो फॉरवर्ड बायस मतलब क्या? P type connected to positive and N type connected to negative.
बराबर। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब आप एक डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हो, जब आप एक डायोड को जब आप एक डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हो, तो उस केस में लार्ज करंट फ्लो होता है अक्रॉस द जंक्शन। मतलब मतलब फॉरवर्ड बायस मतलब स्विच ऑन जैसा हो जाता है, क्योंकि जब आप स्विच ऑन करते हो तो फिर करंट पास होता है, ऐसा ही होता है ना। स्विच ऑन किया तो करंट पास होता है, और अगर स्विच ऑफ किया तो करंट पास नहीं होता है। तो फॉरवर्ड बायस मतलब स्विच ऑन मतलब रेजिस्टेंस लगभग नहीं है, राइट। तो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड अलाउज करंट टू पास, मतलब फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड इज लाइक जीरो रेजिस्टेंस। और रिवर्स बायस में करंट पास होता है क्या? नहीं। तो करंट पास कब नहीं होता है? जब रेजिस्टेंस इनफिनाइट हो। मतलब रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड इज लाइक स्विच ऑफ। स्विच ऑफ मतलब वेरी हाई करंट, वेरी हाई रेजिस्टेंस, इनफिनाइट रेजिस्टेंस। तो ये चीज पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो अब आपको एक डायग्राम दिया था, उन्होंने पूछा है कि ये जो डायग्राम है ए, बी और सी नहीं दिया था, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो डायोड का, अगर डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, अगर डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो वो कैसा होता है? स्विच ऑन, मतलब जीरो रेजिस्टेंस। जीरो रेजिस्टेंस मतलब करंट पास होता है। तो फिर ये डायोड यहाँ से हट जाएगा, ये डायोड यहाँ से हट जाएगा तो एक पूरा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। याद रखना, डायोड का फॉरवर्ड बायस होना मतलब रेजिस्टेंस का जीरो होना, मतलब ये वायर ज्वाइंट होना। और अगर वायर ज्वाइंट हुआ तो ये रेजिस्टेंस पूरा का पूरा सर्किट में है। अगर ये रेजिस्टेंस सर्किट में है, डी तो ऑलरेडी सर्किट में था, तो सी और डी दोनों किस में है? सर्किट में है। अगर दोनों सर्किट में है तो ये दोनों हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद है मैंने आपको बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब दो रेजिस्टेंस के आप दोनों एंड कॉमन कर देते हो। ये ऊपर का रेजिस्टेंस है, ये नीचे का रेजिस्टेंस है। ऊपर के और नीचे के रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स क्या है? एक ही, मतलब कॉमन कर दिया ना। एक एक एंड ए पॉइंट पे है, दूसरा दूसरा एंड कहाँ पे है? बी पॉइंट पे है। तो ये जो डायग्राम है ये किसका बन गया? ये फॉरवर्ड बायस का। तो मैं वापस बता रहा हूँ, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होता है? फॉरवर्ड बायस के केस में, फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होता है? करंट पास होता है, मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। किसका रेजिस्टेंस जीरो होता है? डायोड का। मतलब ये डायोड को हटा के, ये डायोड को यहाँ से हटा के आप ऐसा एक स्ट्रेट लाइन दिखा सकते हो। मतलब आप ये दिखा सकते हो कि ये कनेक्टेड है। जब कनेक्टेड हो तो रेजिस्टेंस सर्किट में होता है क्या? यस। इसका मतलब ये हो गया कि ये 30 ओहम और ये 30 ओहम किस में है? पैरेलल में है। तो फॉरवर्ड बायस के केस में बोथ both both resistances are in parallel, both resistances are in parallel। अब हम जो नया चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ी देर में, उस नए चैप्टर में आप सीखोगे कि जब दो रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगाते हो तो उसका इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब इन दोनों को हटा के सिंगल लगाया तो कितना लगाना पड़ेगा? तो वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो फिलहाल के लिए सिर्फ समझ लो कि रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में हो तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी है? 30। R2 की वैल्यू कितनी है? 30। व्हाट इज 1/30 प्लस 1/30? 2/30। मतलब 1/R कितना हो गया? 1/15। तो R कितना हो गया? 15 ओहम। तो जब फॉरवर्ड बायस होगा, कौन फॉरवर्ड बायस होगा? डायोड। तो रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा? कितना बन जाएगा? 15 ओहम। जब वही डायोड रिवर्स बायस होगा, तो रिमेंबर, जब वही डायोड क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस का मतलब पता है क्या होता है? क्लोज सर्किट नहीं, ओपन सर्किट। तो क्लोज स्विच, लेकिन सर्किट कौन सा? ओपन। क्योंकि रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफिनाइट। अरे तुम एक सिंपल सी बात समझ लो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले बता देता हूं मैं। ये मेरे पास वायर है, जब तक वायर ज्वाइंट है, ज्वाइंट, रेजिस्टेंस फाइनाइट है, कम है। जैसे करंट करंट पास होगा होगा क्योंकि वायर क्या है? ज्वाइंट है।
लेकिन मैं वायर को तोड़ देता हूं तो करंट पास होगा? करंट पास नहीं होगा। आपको ओम्स लॉ पता है? ओम्स लॉ, V इक्वल टू I इक्वल टू V बाय R। आप क्या बोल रहे हो कि करंट पास नहीं होगा? करंट पास नहीं होगा तो करंट कितना होगा फिर? कितना होगा करंट? करंट पास नहीं होगा तो कितना होगा? जीरो होगा। आर क्या आ गया? V बाय I। व्हाट इज V बाय जीरो? इनफाइनाइट। तो समझ में आई बात? बात ऐसी है कि अगर करंट पास ही नहीं हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या लिया जाता है? इनफाइनाइट। तो वही मैं बता रहा हूं कि डायोड अगर रिवर्स बायस होता है तो करंट उसमें से पास नहीं होता है। तो अगर करंट पास नहीं होता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा फिर? इनफाइनाइट। तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मतलब ये ओपन सर्किट जैसा हो गया कि वहां पे वायर ज्वाइंट नहीं है। पिछले केस में ज्वाइंट था, अब ज्वाइंट है क्या? नहीं है। तो ये सिचुएशन कौन से केस का है? रिवर्स बायस का है। तो दिस इज व्हेन द डायोड इज इन रिवर्स बायस। इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि ये ओपन है, इसका मतलब ये ऊपर का 30 ओम सर्किट में है ही नहीं। तो देयरफॉर ऊपर ऊपर का 30 ओम क्या हुआ था? R1। नीचे क्या हुआ था? R2। सिंस सिंस डायोड is in reverse bias, hence R1 is not in the circuit। जब R1 सर्किट में है ही नहीं तो कौन है? सिर्फ R2 है। therefore resistance is nothing but R2 which is nothing but, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। so that is the end of this chapter।